Hello students, how are you? I hope all you are doing well. So now students, this is your SST class and you will read Social and Political Life class 7th. Okay, so students, chapter 1 class 7th political, it's a video 1 of this chapter. All right, so let's start students. We will read about equality. Okay, so let's start students. Equality. Chapter 1 on equality means samanta. Okay, equality means samanta. Okay, so India is a democracy. भारत क्या है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेटिक है, मीन्स प्रजातंत्र है. भारत एक लोकतंत्र है. डेमोक्रेसी मीन्स स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, मीन्स कि लोगों की जो सरकार होती है, जहाँ पर प्रजा की सरकार होती है. प्रजा अपनी सरकार को स्वयं चुनती है, प्रजा की ही वो सरकार है, प्रजा के लिए ही है. वो क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है. इंडिया इज अ डेमोक्रेसी. इन द क्लास 6 book we looked at the key elements of a democratic government. Okay, these include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is a key features of democracy and influence all aspects of its functioning. In this chapter you will read more about equality, what it is, why it is important in a democracy, and whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. So students, we will read about equality. all right, so India is a democracy. भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है. ओके, भारत क्या है स्टूडेंट्स? एक लोकतांत्रिक देश है. ओके, इन द क्लास 6 book we looked at the key elements of a democratic government. तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 6 की बुक में हमने लोकतंत्री सरकार के मुख्य जो एलिमेंट्स हैं, मुख्य जो तत्व हैं, उनके बारे में पढ़ा था. वे मुख्य तंत्र क्या थे लोकतांत्रिक सरकार के? दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, एक ये बहुत की एलिमेंट, बहुत मेन की एलिमेंट है. द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस. ओके, तो क्या पढ़ा था हमने? लोकतंत्र सरकार के मुख्य की एलिमेंट क्या थे? जैसे लोगों का पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी. ओके, लोगों की भागीदारी. द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स स्ट्रगल और डिसएग्रीमेंट. ओके, और लोगों का जो संघर्ष था उसका रिजोल्यूशन करना. रिजोल्यूशन मीन्स प्रपोजल, प्रस्ताव, डिटर्मिनेशन और सॉल्यूशन. ओके, तो लोगों के संघर्ष का समाधान करना. एंड इक्वलिटी, समानता. एंड जस्टिस और न्याय. तो ये क्या है? ये चार चीज क्या है स्टूडेंट्स? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट है. फर्स्ट की एलिमेंट है पीपल्स पार्टिसिपेशन, सेकंड की एलिमेंट है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड की एलिमेंट है इक्वलिटी एंड फोर्थ की एलिमेंट है जस्टिस. ओके, सो फर्स्ट वन लोगों की भागीदारी, दूसरा संघर्षों का या झगड़ों का समाधान, तीसरा समानता और चौथा न्याय. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या है? की एलिमेंट हैं. ओके, Equality is a key feature of democracy and influences all aspects of its functioning. Okay, अब जो equality है स्टूडेंट, समानता जो है, वो लोकतंत्र की एक बहुत ही बड़ा की फीचर है, बहुत ही मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं. ठीक है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इक्वलिटी है, समानता है. ओके, एंड इन्फ्लुएंस, और यह प्रभावित करती है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, और यह कार्य प्रणाली के, ठीक है, लोकतंत्र के जितनी भी कार्य प्रणालियां हैं, कार्य प्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है. इन दिस चैप्टर, इस पाठ में यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. इस पाठ में आप इक्वलिटी के, समानता के बारे में पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इट इज, कि इक्वलिटी क्या है, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और
भारत में सब समान है या नहीं है। ओके, लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। चलिए हम कांता की कहानी से इस बारे में देखते हैं कि समानता क्या है, क्यों है और क्या सब लोगों में समानता है। तो यहाँ इस सब चीज़ को बताने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी क्या है हमारे लिए अवेलेबल है। सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स। ओके, at first here so many peoples, okay, we can see, so we will read about who is them. Okay, मंजीत कौर टीचर मीन्स ये क्या है, मंजीत कौर हैं जो कि एक शिक्षिका हैं। ओके, तेजा सिंह ट्रेडर, ये तेजा सिंह है, तेजा सिंह की फोटो यहाँ पर है। ये क्या है, एक ट्रेडर है, व्यापारी हैं। गिरीश राव स्टूडेंट्स, ये गिरीश राव क्या है, एक स्टूडेंट्स है, छात्र है। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर, कांता देवी घरेलू कामगार है, घरेलू काम करती हैं। सुजाता कुमारी ऑल्सो डोमेस्टिक वर्कर, सुजाता कुमारी को आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, डोमेस्टिक वर्कर है। अब्दुल रहमान आर्टिशन, ये अब्दुल रहमान है जो कि एक आर्टिशन है, मीन्स कारीगर है। ओके, आर्टिशन मीन्स काश्तकार या कारीगर है। सबनम बानो हाउस वाइफ, सबनम बानो जो कि हाउस वाइफ है, गृहिणी है। ग्रेसी लैलिंग, ओके, ग्रेसी लैलिंग क्या है, कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट मीन्स परामर्शदाता है, ये लोगों को एडवाइस देती हैं, गाइड करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइजैक लैलिंग। ओके, आइजैक लैलिंग गवर्नमेंट ऑफिसर, आइजैक लैलिंग क्या है, एक सरकारी अधिकारी हैं। उसके बाद है यहाँ पर हम पिक्चर देख सकते हैं, रुखसाना मिर्जा मीडिया पर्सन, रुखसाना मिर्जा जो कि एक मीडिया कर्मी है। ओके, उसके बाद है योगराज अनएम्प्लॉयड, योगराज जो कि बेरोजगार हैं। अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट, ओके, अशोक जैन जो कि उद्योगपति हैं। तो इन सभी के इर्द गिर्द ही कांता की पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स रेडी। On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. Okay, तो चुनाव के दिन on election day, चुनाव का दिन था, उस दिन कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो कि कौन थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, ये वेट कर रही थी, अपनी बारी का इंतजार कर रही थी वोट देने के लिए। ओके, सो अब उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? Even Jan Sahib is standing in the line with us. Yes, okay. तो वे आपस में बात करती हैं, सुजाता और कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर जो हैं, वे बात करती हैं कि कितनी अच्छी बात है, Isn't it good, कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, सुजा, that we can all vote as equal citizen of our country, कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं, वोट दे रहे हैं। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, तो वे कहते हैं देखो जैन साहब जिनके घर पे हम काम करते हैं, जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। ओके, तो उसके बाद वे बोलती हैं आफ्टरवर्ड्स, we will see here we will read, go on Kanta, it's your turn। तब सुजाता कहती है, अरे कांता जाओ जाओ, तुम्हारी बारी अब आ गई है, चलो कांता अब तुम्हारी बारी आई। I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area। तो कांता कहती है मैं तो उसे वोट करूँगी, मैं I will vote okay for the candidate, मैं तो उस व्यक्ति को वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का प्रॉमिस किया है, वादा किया है। ओके, आफ्टरवर्ड्स उसके बाद वी विल सी यू लेटर कांता, यस नमस्ते साहब। तो उसके बाद जब ये दोनों वोट दे देते हैं तो वे कहते हैं, जो उनके साहब हैं, जैन साहब हैं, वो कहते हैं वी विल सी यू लेटर कांता, चलो कांता बाद में मिलते हैं। तो कांता कहती है नमस्ते साहब। ओके, नाउ नेक्स्ट, Gudiya has been running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance। तो अब वे दोनों कांता बेन और सुजाता बेन आपस में बात करती हैं, वे बात करती हैं कि उनकी जो बेटी है गुड़िया, ठीक है, उनकी जो बेटी गुड़िया है वो कह रही है कि गुड़िया को बुखार आ रहा है। ठीक है, वे कहती हैं गुड़िया को बुखार आ रहा है, मुझे आज
उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन मैं पहले साहब के घर का काम पूरा करूँगी और उनसे कुछ एडवांस लूँगी, कुछ पैसे उनसे पहले ही उधार में ले लूँगी ताकि मैं गुड़िया को हॉस्पिटल दिखा सकूँ। ओके, नाउ एट होम, अब वो जैसे ही घर जाती है तो हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो वे अपनी बेटी गुड़िया को ग्लास में कुछ देते हुए, काढ़ा वगैरह कुछ दे रही थी, देते हुए कहती है कि हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। तो वे कहती है लो यह पी लो। ओके, लो यह पी लो, बहुत आपको अच्छा लगेगा। वो अपनी बेटी से कहती तुमको बहुत अच्छा लगेगा, लो यह पी लो। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, और जब मैं शाम को वापस आऊँगी, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो वे कहती जब मैं शाम को लौटूंगी, वापस आऊँगी, तो हम दोनों अस्पताल चलेंगे। ओके, ठीक है। Okay, now next, it's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. Okay, तो वे कहती है कि it's no wonder, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गुड़िया बार बार बीमार होती है अक्सर, क्योंकि जो ये बस्ती है वो कभी साफ नहीं रहती। ठीक है, गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, उसकी मदर कहती है इस बस्ती में तो कभी भी साफ सफाई नहीं होती है। ओके, नाउ मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो जहाँ वो काम करती है वहाँ की मेम साहब कहती हैं उनसे कि तुम ध्यान से कोनों को भी अच्छे से साफ करना। ओके, हेयर्स योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैम, तो उनकी जो मेम साहब है, जो जिनके घर पे वे काम करती है, वो मैम कहती है कांता ये लो तुम्हारे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बनाना, दोबारा से ऐसा मत करना, ये हैबिट मत रखना। तो वो कहती है नो मैम, जी मैम नहीं बनाऊंगी। ओके, दैट इवनिंग, उसी शाम, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, तो उसी शाम को वो कहती है बस बेटी थोड़ी कुछ मिनट और रुक जाओ। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो वो सोचते हुए चलती है, जब वो हॉस्पिटल में खड़ी रहती है, लाइन में खड़ी रहती है, तो वो यह सोचती है कि जैन मैडम और जो जैन साहब थे वे लाइन में तो खड़े रहते हैं, ठीक है, वोट देने के लिए लाइन में तो खड़े रहते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तब उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो वो सोच रही है क्योंकि वो लाइन में लगी है और उसकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहते हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। ओके, इक्वल राइट टू वोट। ओके, सो स्टूडेंट्स, मताधिकार की समानता, वोट देने की समानता, अब हम पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट, यानी वोट देने की समानता। द स्टोरी अबव बिगेन्स विथ कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। कांता recognizes her employer Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6 book, is called Universal Adult Franchise. Okay, Universal Adult Franchise, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, and is an essential aspect of all democracies. Okay, the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community she or he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. Okay, so equal right to vote क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल राइट टू वोट है मताधिकार की समानता, मीन्स कि मताधिकार सभी के लिए समान होना चाहिए। ओके,
The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. कहानी का जब हमने प्रारंभ पढ़ा था, जब कहानी शुरू हुई थी स्टूडेंट्स, तो कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होती है. लुक अगेन, एक बार फिर से देखिए, पुनः उन लोगों को देखिए, एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर, जो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं. ओके, कांता रिकग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नैबर. ओके, तो वहाँ पर कौन कौन खड़े थे स्टूडेंट्स? कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचानती है, जो उसके साथ उन्हीं लाइन में लगे हुए थे वोट देने के लिए. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. Okay, so students, in a democratic country, लोकतांत्रिक देश में, जैसे कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो all adult is irrespective of what religions, means कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो. दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन, चाहे वे कितने ही, उनका शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे हों या इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, या फिर उनकी कोई भी जाति हो, व्हाट कास्ट दे आर, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, या फिर वे अमीर या गरीब हो, उन सभी को मताधिकार का अधिकार है, मत देने का अधिकार है. ओके, this, as you have already read in the class 6 book, is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. जैसे कि स्टूडेंट्स आपने क्लास 6 में पढ़ा था ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. मीन्स जो भी, चाहे वो अमीर गरीब, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी स्थान के हों, अगर वे 18 ईयर्स या फिर मोर देन 18 ईयर्स के हैं, तो उनका राइट होता है कि वे लोकतंत्र में अपने मत का प्रयोग करें. मीन्स कि वे मताधिकार कर सकते हैं. ओके, तो जैसे कि आपने पिछले वर्ष की पुस्तक में क्लास 6 में पढ़ा था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपने पढ़ा था, तो इसमें क्या है? यह सभी लोकतंत्रों का एक आवश्यक पहलू है, एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, तो जो ये विचार है स्टूडेंट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है, ये समानता के विचार पर आधारित है. ठीक है, और because it states that every adult in country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. Okay, तो ये क्या कहता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, वयस्क कब होता है? 18 ईयर्स के बाद ना. तो देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, उसको मत देने का अधिकार है. ओके, मीन्स कि चाहे कोई किसी भी आर्थिक स्थिति का हो या किसी भी जाति का हो, बट एक वोट उसका क्या है? हक है. एक वोट का वो हकदार है. ये कहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ओके, तो स्टूडेंट्स, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी. कांता बहुत खुश थी, बहुत उत्सुक थी, बहुत खुश थी वोट देने के लिए. दैट सी इज इक्वल टू ऑल द अदर्स, बिकॉज वो क्या थी उस समय? अपने जिनके घर पर वो काम करती थी, अपने पड़ोसी लोगों से सबके इक्वल खड़ी थी. बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि हर कोई के पास एक वोट देने का अधिकार था. कोई 1 से 2 वोट या 2 से 4 वोट नहीं दे सकते थे. मीन्स जितना अधिकार कांता को मिला था, उतना ही अधिकार उसके अशोक जैन साहब को मिला था, और उतना ही अधिकार उसके पड़ोसी को मिला था. मीन्स कि जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे, छोटे लाल उसके पड़ोसी, और भी अदर लोग, और अशोक जैन जिनके घर पे वो डोमेस्टिक वर्कर थी, उनको भी वो एक ही वोट देने का अधिकार था. तो वो इसलिए बहुत ही खुश थी और बहुत ही एक्साइटेड थी वोट देने के लिए. ओके,
But as her days goes on, Kanta become less certain about what this equality really means. परंतु जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ को लेकर प्रश्न उठने लगते हैं। कांता सोचते कि क्या वास्तव में हम सब इक्वल हैं, हम सब कंट्रीमैन जो भी हैं, हम सभी नागरिक क्या इक्वल हैं। अब जो उसके अशोक जैन साहब थे, वे जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो वे कभी लाइन पर नहीं लगते थे, ठीक है, लेकिन जब उसको अपनी बेटी गुड़िया को हॉस्पिटल दिखाना था तो उसे कई घंटे लाइन पर इंतजार करना पड़ा। और एक जगह जब वोट देने का समय आया तो वो उस समय उन्हीं के साथ ही जहाँ पर उसके अशोक जैन साहब खड़े थे, तो उसके मन में बार बार शंका होने लगी थी कि क्या वास्तव में समानता का क्या अर्थ है। ओके, what is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. Okay, she lives in a slum and has a drain behind her house. All right, her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. Okay, so what is it that makes Kanta unsure? तो वह क्या बात है जिसने कांता के मन में डाउट कर दिया, जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी। ओके, तो उसको लगा कि वह क्या चीज़ है। ओके, लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। चलिए हम उसके जीवन का डेली रूटीन देखते हैं, उसके जीवन की शैली देखते हैं, वो अपने जीवन की कैसे दिनचर्या, उसके जीवन की क्या दिनचर्या है उस पर हम नज़र डालते हैं। सी लिव्स इन अ स्लम। स्लम मीन्स होता है स्टूडेंट्स झोपड़पट्टी या बस्ती। ओके, सी लिव्स इन अ स्लम, वह झोपड़पट्टी में रहती है, ठीक है, वह एक बस्ती में रहती है। एंड हैज़ अ ड्रेन। ड्रेन मीन्स नाला। बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे, उस झोपड़पट्टी के पीछे एक नाला है। हर डॉटर इज सिक। सिक मीन्स बीमार, उसकी बेटी बीमार है। बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, लेकिन वो अपने काम से एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती बिकॉज सी नीड्स टू बोरो। बोरो मीन्स उधार। ओके, सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। वह क्यों नहीं एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती? क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कुछ पैसे एडवांस में उधार लेने हैं। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। अब स्टूडेंट, जो कांताबेन की जो नौकरी है, जो उसका घरेलू काम की जो नौकरी है, उसे टायर्ड कर देती है क्योंकि उसमें फिजिकल वर्क बहुत होता है ना। उसे झाड़ू पोछा करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मलने हैं, घर में डस्टिंग करनी, सफाई करनी, तो उस वजह से वह क्या हो जाती है, बहुत थक जाती है। मीन्स कि उसकी नौकरी उसे थका देती है। लेकिन उसके दिन का जो एंड होता है, जब उसका दिन फाइनली खत्म होता है, तब भी उसको एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ओके, क्योंकि सारा घर का काम करके, अपने साहब का पूरे घर का काम करके जब शाम को वो अपनी बेटी को लेकर जाती है हॉस्पिटल, तो वह इतनी ज़्यादा थकी होती है, लेकिन उसके बाद भी उसको कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है अपनी बेटी के चेकअप के लिए, अपनी बेटी को दिखाने के लिए। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। और जो यह लाइन है स्टूडेंट्स, ये सरकारी अस्पताल के सामने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने यह लाइन लगी है, उस लाइन से वह बिल्कुल भिन्न है जो कि सुबह लगी थी जब वह वोट दे रही थी। क्योंकि इस लाइन में जो लोग खड़े हैं वे अधिकांश क्या हैं, पुअर है। तो उसको यह समझ आया कि सुबह भी मैं लाइन में लगी थी, लेकिन उस लाइन में सभी अमीर लोग और सभी उसके मालिक, उसके पड़ोसी, सभी लोग सेम लाइन में लगे थे। लेकिन अभी जिस लाइन में वह लगी है, इस लाइन में अधिकतर लोग क्या हैं, बहुत गरीब हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, डू यू थिंक Kanta has enough reasons to doubt whether she really is equal?
List three regions from the story above that might make her feel like this. तो स्टूडेंट्स आपके विचार से डू यू थिंक कांता हैज़ इनफ रीजन्स, तो आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए, शक करने के लिए, या जो कन्फ्यूज़न उसको था, कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? लिस्ट थ्री रीजन्स फ्रॉम द स्टोरी अबव दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस। उपरोक्त कहानी के आधार पर, जो कहानी हमने पढ़ी, तो उपरोक्त कहानी के आधार पर आप बताइए कि क्या जो कांता सोच रही है उस सोच के पीछे उसके क्या कारण हैं, किन्हीं तीन कारणों को आप बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। ओके, समानता के अन्य अन्य प्रकार की समानताएं, अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, अन्य प्रकार की समानताएं क्या हैं? अन्य प्रकार की समानताएं। सो स्टूडेंट्स लेट्स रीड। Kanta is one of many people who live in democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. Okay, so students, Kanta is one of many people. Kanta उन बहुत लोगों में से एक है who live in democratic India, जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, and who have the right to vote, but whose daily living and working condition are far from equal. Okay, तो means कांता उन बहुत सारे लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में तो रहते हैं और जिन्हें वोट देने का भी अधिकार है, जिन्हें मताधिकार भी प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और उनकी जो काम करने की स्थितियां हैं वो इक्वलिटी से बहुत दूर हैं, वे समानता से बहुत दूर हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज. Let us see what this means by reading the two stories given below. Okay, each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities that exist in India. Apart from being poor. Okay, निर्धन होने के अतिरिक्त, ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, निर्धन गरीब होने के अतिरिक्त भारत में पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वलिटी इन डिफरेंट वेज। ओके, निर्धन होने के अलावा भारत में लोगों को अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। लेट अस सी, चलिए देखते हैं व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। चलिए देखते हैं, नीचे दो कहानियाँ दी गई हैं, उनको पढ़कर हम समझेंगे। एंड ईच ऑफ दीज इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स इन पीपल्स लाइफ, और जो ये नीचे कहानियाँ दी गई हैं ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो असमानताएं हैं उन पर प्रकाश डालती हैं, उनको हाईलाइट करती हैं, उनको बताती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वे दो कहानियाँ पढ़ेंगे जो निर्धन होने के अलावा भी इनइक्वलिटी को शो करती है, और ये रियल इंसिडेंट्स हैं। ओके, इन पीपल्स लाइफ। So student, one of the more common forms, okay, one of the more common forms of inequality in India is the caste system. If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young. If you live in urban India, some of you might think that people no longer believe in caste. But just look at these matrimonials shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. Okay, so one of the more common forms of inequality in India is the caste system. तो स्टूडेंट्स, अगर हम inequality देखें तो भारत में सामान्यतया जो असमानताएं प्रचलित हैं, जो असमानताएं हमें दिखती हैं, उनमें से एक असमानता है कास्टिज्म, यानी कास्ट सिस्टम, जातिगत व्यवस्था। ओके,
तो हम कह सकते हैं कि गरीबी अमीरी के अलावा जो असमानता भारत में दिखाई देती है वो क्या है, जातिगत व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, ओके, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो यदि स्टूडेंट्स अगर आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी उम्र में ही हो जाता है। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, अगर आप शहरी भारत के शहरों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। ओके, यदि आप भारत के नगरीय क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जाति में विश्वास नहीं करते। ओके, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल सोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। लेकिन जरा आप एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन, मैट्रिमोनियल मीन्स जो वैवाहिक विज्ञापन होता है, ठीक है, शादी से संबंधित आप देखते होंगे जो आपके घर में न्यूज़पेपर आता है उसमें स्पेशली संडे को 2 पेज पूरा मैट्रिमोनियल्स का होता है जिसमें वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम दिए रहते हैं, ठीक है। तो परंतु जरा आप एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। तो उस समय आप देखेंगे कि उच्च शिक्षा, हाईली एजुकेशन जिसको मिली है, जो शहरी हैं, वे उन शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप मैट्रिमोनियल्स कॉलम में आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर जाति से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। तो आपको यह समझ आएगा कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। ओके, now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. You have already read about Dalits in the class 6 book. Dalit is a term that so-called lower caste used to addresses themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. Okay, तो students अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे दलित चाइल्ड की, ठीक है। जैसे हमने कहा था अभी हमें 2 स्टोरी पढ़नी है, जिसमें से पहली स्टोरी है दलित चाइल्ड की जो स्कूल अटेंड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। अब आपको पता चलेगा कि कहानी में एक स्कूल जाने वाले दलित बच्चे के अनुभव बताए गए हैं। और स्टूडेंट्स कीप इट माइंड, इट्स अ रियल इंसिडेंट। ओके, ये एक वास्तविक घटना है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं एक कहानी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड। ओके, Dalit child who attending school. All right, so now let us read a story about the experiences of Dalit child attending school. आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। You have already read about Dalits in the class 6 book. आपने क्लास 6 में दलित के बारे में तो पढ़ ही लिया है। तो दलित क्या है, एक बार हम फिर से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स। दलित क्या है, दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबंधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन। ओके, दलित का क्या अर्थ होता है, कुचला हुआ, टूटा हुआ। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस शब्द का प्रयोग करके लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। और इस शब्द का प्रयोग करके दलित यह इंडिकेट करता है, ओके, लोअर कास्ट यह इंडिकेट करती है कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, और आज भी हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज अ फेमस दलित राइटर। इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन ही राइट्स, आई हैड टू सेट अवे फ्रॉम द अदर्स in the class, and that too on the floor. The mat ran out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When
when he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the schools and the playground. He writes, the playground was way larger than my small fidget could handle, and in cleaning it, my back again to ache. My face was covered with dust. Okay, dust had gone. देखिए बहुत ही अच्छी स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जिसके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसके स्कूल में. तो चलिए पढ़ते हैं. ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं. इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. स्टूडेंट, जब हम अपनी खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. ओके, तो अपनी आत्मकथा जूठन, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, जूठन. ही राइट्स, अपनी आत्मकथा जूठन में वे लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर. वे कहते हैं मुझे स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वो भी कहाँ पर बैठना पड़ता था, ऑन द फ्लोर, जमीन में. द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन. वे कह रहे हैं कि अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई क्या हो जाती थी, छोटी पड़ जाती थी, क्योंकि वो बहुत पीछे बैठते थे जहाँ तक चटाई नहीं पहुँच पाती थी. समटाइम्स आई वुड हैव टू सेट वे बिहाइंड एवरीबडी नाई राइट नियर द डोर. ओके, और वे कहते हैं कभी कभी तो मुझे एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था. ओके, समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के ही पीटते थे. व्हेन ही वॉच इन क्लास 4th, वे कह रहे हैं कि जब वे कक्षा 4 में थे, कक्षा 4th में थे, द हेड मास्टर आस्ट, तो जो उनके प्रधानाध्यापक थे उन्होंने ओम प्रकाश से कहा टू स्वीप द स्कूल, की स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना. ओम प्रकाश से स्कूल में और प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा. स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट, उस समय वे क्लास 4th में थे. ओके, ही राइट्स, वे लिखते हैं, the playground was way larger than my small fidget could handle and in cleaning it. Okay, तो वे कहते हैं कि जो उतना बड़ा स्कूल का प्लेग्राउंड था और पूरा स्कूल था, वो लंबा चौड़ा मैदान मेरी फिजिक से, मतलब उनका जो शरीर था उससे कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से. ओके, माई बैक अगेन टू माई बैक बिगेन टू एक. ओके, एक मीन्स दर्द. तो कह रहे हैं वो इतना लंबा चौड़ा मैदान था जिसे साफ करने से मेरी कमर में दर्द हो गया. माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा चेहरा धूल से कवर्ड हो गया, ढक गया. ओके, डस्ट हैड गॉन, और जो धूल थी वो चली गई इनसाइड माई माउथ, और जो धूल थी वह मेरे मुंह में चली गई. वो कहते हैं द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग. तो देखिए कितना खराब उसके साथ हुआ. वो कहते हैं कि मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, जो बाकी बच्चे मेरी क्लास के थे, ओम प्रकाश कहते हैं कि वे क्या कर रहे थे, वे क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था. हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और जो हेड मास्टर थे, जो प्रधानाध्यापक थे, वे मेरी क्लास में, वे अपने कमरे में बैठे थे. हिज रूम, सिटिंग इन हिज रूम, वे मेरे कमरे में बैठे थे, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहे थे. आई वॉच नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर. वे कह रहे हैं कि मुझे पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी. आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स, द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टिकल. वे कहते हैं पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा, स्कूलों के कमरों की खिड़की, दरवाजों से मास्टर और जो वहाँ के बच्चे थे, लड़कों की आंखें छिप छिप कर मेरे को, मेरा यह तमाशा देख रही थी. मतलब ये सब लोग मुझे देख रहे थे. ओके, बॉयज सो दिस स्पेक्टिकल. स्पेक्टिकल्स में कह सकते हैं कि छुप छुप के देखना, ठीक है, चश्मे के अंदर से देखने को हम इसे मतलब कहेंगे. ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ द डे, एंड दिस ओनली केम टू एन एंड व्हेन हिज फादर हु हैपेंड टू बी पासिंग बाय सॉ हिज सन स्वीपिंग. ठीक है, तो देखिए ओम प्रकाश ने अगले 2 दिनों तक, कपल मीन्स 2 दिन, ठीक है, अगले 2 दिनों तक वह स्कूल में झाड़ू लगाता रहा, खेल के मैदान में झाड़ू लगाता रहा. और यह जो रूटीन था, यह जो झाड़ू लगाने का सिलसिला था, यह तब रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देखा. ओके,
he confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, and he said loudly for all of them to hear, you are a teacher so I am living now. ठीक है, तो उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया। ठीक है, जितने भी टीचर्स वहाँ पर उसको देख रहे थे तो उन्होंने सबको साहस से सामना किया उनका, और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में बहुत तेजी से लोगों को जोर से सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, यू आर अ टीचर, तुम सब मास्टर हो, तुम सब अध्यापक हो, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, लेकिन इतना याद रखिए अध्यापक, ही विल स्टडी राइट हियर इन दिस स्कूल, और उसने कहा कि ये यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में पढ़ेगा, इसी जगह पर यहाँ पढ़ेगा, एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, और ये ही नहीं इसके बाद और भी आएंगे पढ़ने को और यहाँ पर पढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला। ओके, अब हम सेकंड स्टोरी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे उस दलित बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटी की गई, कितना ज़्यादा उसके साथ भेदभाव किया गया। ओके, अब सेकंड स्टोरी में क्या है स्टूडेंट्स? द सेकंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज एंड इट्स इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेस अंसारी who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. Both the Ansaris and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. The same excuse was repeated in the second and the third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. and Mrs. Kumar. The Ansaris were reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. So it's a very effective stories about the casteism, okay, and about the inequality. So the second story is based on an incident. तो जो दूसरी कहानी है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी घटना पर आधारित है। ठीक है, ये एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत में एक बड़े से लार्जर सिटीज, भारत में एक बड़े शहर पर घटी। ओके, और इस कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के अधिकांश भागों में भी ऐसा होना एक मोस्ट कॉमन थिंग, एक बहुत ही आम बात है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु आर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। यह एक कहानी है श्रीमती और श्री अंसारी जी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। ओके, एन अपार्टमेंट इन द सिटी, शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। ओके, वे पैसे वाले थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वे पैसे वाले थे तो इसलिए उनको किराए की कोई समस्या नहीं थी, वे जितना भी चाहे किराया पे कर सकते थे। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस। तो वे मकान ढूंढने की मदद लेने के लिए प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर को मालूम था कहाँ कहाँ पर अपार्टमेंट बने हैं, कहाँ कहाँ पर रूम वैकेंट है, तो वे वहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर से उनकी हेल्प लेने के लिए गए ताकि उनको किराए पर एक अच्छा मकान मिल जाए।
द डीलर इन्फॉर्म्ड दैम, तो जो डीलर थे उन्होंने उनको बताया दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट्स दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट, उन्होंने बताया कि कई खाली मकान हैं जो किराए पर मिल सकते हैं। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, वे जो सबसे पहला अपार्टमेंट था, सबसे पहला किराए का घर था, वहाँ पर गए एंड द अंसारी लाइक्ड इट वेरी मच एंड डिसाइडेड टू टेक इट, अंसारी को बहुत पसंद आ गया। ठीक है, अंसारी को वो जो घर था, किराए वाला जो रूम था, वह बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे लेने का डिसाइड कर लिया, फैसला कर लिया। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents। ठीक है, तो जब वे पहला मकान देखने गए तो अंसारी जो हस्बैंड वाइफ थे उनको मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। लेकिन फिर जब मकान मालकिन ने उनका नाम सुना, ठीक है, मकान मालकिन ने उनसे नाम पूछा, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी उन्होंने बताया, तो वे समझ गई कि ये क्या है, मॉमडन है। तो उन्होंने जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति, ओके, कोई भी नॉन वेजिटेरियन वहाँ पर नहीं रहता है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज टू हेयर दिस, अब दोनों अंसारी हस्बैंड वाइफ और प्रॉपर्टी डीलर बहुत हैरान रह गए यह सुनकर, क्योंकि बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुकिंग इन द नेबर्स हाउस, क्योंकि पड़ोस के घर से मछली बनने की खुशबू आ रही थी। ओके, द सेम एक्सक्यूज, फिर ठीक ऐसा ही एक बहाना वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट्स, फिर वे दूसरे मकान में गए और तीसरे मकान में गए तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बहाने से उनको घर देने के लिए मना कर दिया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड देम, फिर लास्ट में जो प्रॉपर्टी डीलर था उन्होंने उससे कहा दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल देमसेल्व्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार, तो प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि अब वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या अगर आप अपना ये नाम बदल सकते हैं तो आपको किराए का कमरा आसानी से मिल जाएगा। द अंसारीज वर रिलेक्टेंट टू डू दिस एंड डिसाइडेड टू लुक सम मोर, तो जो अंसारी और मिसेस अंसारी और मिस्टर अंसारी थे वे ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। ठीक है, उन्होंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। ओके, इन द एंड, अंत में इट took a whole month of looking at apartments, एक महीने के बाद before they found a landlady who was willing to give them a place on rent, एक महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसी मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसी स्टोरी थी जो कि हमें बताती है कि उनका जो नेम था, उनका जो सरनेम था मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, उस सरनेम की वजह से उनको एक महीने तक किराए के कमरे नहीं मिले क्योंकि उनका जो सरनेम था वो क्या था, मुस्लिम था। ठीक है, तो इसलिए हर घर में जो भी वे मकान देखते, हर घर में बहाने मिलते गए कि वह रेंट के लिए रूम खाली नहीं है, तो उनके प्रॉपर्टी डीलर ने उनको एडवाइस दिया, उनको सुझाव दिया कि वे अपना नाम मिस्टर एंड मिसेस कुमार रख दें ताकि उनको इजीली क्या मिल जाए, किराए का घर मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे भी कास्टिज्म पता चलती है, इनइक्वलिटी पता चलती है कि आज भी हमारे समाज के सभ्य वर्ग में, शिक्षित वर्ग में इनइक्वलिटी है और कास्टिज्म है। ओके, और फर्स्ट स्टोरी में भी हमने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी थी, तो हमने फर्स्ट स्टोरी में पढ़ा कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी पुस्तक जूठन में बताया, अपनी आत्म कथा जीवनी में उन्होंने बताया कि कैसे उनके साथ शोषण होता रहा, कैसे उनके साथ भेदभाव होता रहा। जब वे मात्र 4th क्लास के स्टूडेंट्स थे, जब वे सिर्फ 4th क्लास में पढ़ते थे, तो उनको पूरे स्कूल का प्लेग्राउंड और स्कूल के क्लासरूम्स उनको साफ करने होते थे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इन दो रियल इंसिडेंट से हम अभी भी पता लगा सकते हैं कि अभी भी हमारे समाज में काफ़ी इनइक्वलिटी है। इवन वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनइक्वलिटी अभी हमारे देश से नहीं गई है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप जूठन बुक देख सकते हैं, दलित लाइफ, दलित की कहानी, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ओके, कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि's book जूठन which talks
about his experiences of growing up as a दलित बॉय। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का यह मेन पृष्ठ है, मेन पेज है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया गया है। सो स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली बाय हिज टीचर एंड his classmates? Imagine yourself as Om Prakash Valmiki and write 4 lines about how you would feel if you were in the same situation as him. तो स्टूडेंट्स, आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओके, आपके विचार से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो दलित बच्चे थे, उनके साथ उनके शिक्षक और उनके जो क्लासमेट्स थे, जो उनके सहपाठी थे, उन्होंने इन इक्वलिटी का बिहेव उनके साथ क्यों किया, असमानता का व्यवहार क्यों किया था। ओके, अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 लाइन में लिखिए कि अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप क्या करते, आप कैसा फील करते। तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आप अच्छा फील नहीं करते, आप बहुत हर्ट होते। बट आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में, अपनी रफ कॉपी में आप लिखिए। ओके, ट्राई टू राइट दिस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू थिंक द अंसारीज वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? व्हाट वुड यू do if you were in the Ansari's position and could not find a place to live because some people did not want to live next to you because of the religion you practice? Okay, so students, आपके विचार से, why do you think, आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था, क्यों उनके साथ अनइक्वली लोग पेश आ रहे थे? What would you do if you were in the Ansari's position? Okay, यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते तो आपको रहने के लिए इस कारण से जगह ना मिलती, एंड कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू लिव बिकॉज, आपको इस कारण जगह नहीं मिलती, बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव, क्योंकि कुछ लोग नहीं रहना चाहते, नहीं आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं। कुछ पड़ोसी जो आपके धर्म के कारण आपके आस पास नहीं रहना चाहते, तो बिकॉज ऑफ द रिलीजियन यू प्रैक्टिस, सो नेक्स्ट टू यू। ओके, तो मीन्स कि आपके विचार से अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण जगह नहीं मिलती, क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते, तो आप क्या करते? तो स्टूडेंट्स, आपको ये इन क्वेश्चंस की लाइन अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों में, अपनी रफ कॉपी में लिखना है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. And tomorrow we will read next topic of this chapter, like recognizing dignity, equality in Indian democracy. All right, students, so the class is over. I will be back tomorrow. Okay, so till then, revise your work, be safe, take care, have a nice day.